प्रिय विद्यार्थियों, राजकीय महिला महाविद्यालय सिरोही के इतिहास विभाग की इस क्लास में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत। आज हम बात करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। संक्षिप्त में कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जानते हैं। इनका जन्म तुर्किस्तान में हुआ, मृत्यु 1210 में हुई, मृत्यु स्थान लाहौर था और शासन इनका 1206 से 1210 के मध्य रहा। राज्याभिषेक 1206 में लाहौर में हुआ। धार्मिक मान्यता जो थी वो इस्लाम के अनुयायी थे। युद्धतः तराइन का युद्ध मोहम्मद गोरी की ओर से लड़ा। छंदवाड़ा का युद्ध, ये महत्वपूर्ण युद्ध इनके द्वारा संपादित किए गए। निर्माण कार्य में अगर हम देखें तो कुतुब मीनार, कुवत उल इस्लाम, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में इनके द्वारा निर्मित कराए गए। इनका मकबरा, कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा लाहौर में बनाया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक राज्य संपादित करने वाले व्यक्ति थे। ये एक तुर्क जाति के व्यक्ति थे। कुतुबुद्दीन ऐबक का जन्म तुर्किस्तान में हुआ। बचपन में ही अपने परिवार से बिछड़ गए और एक व्यापारी द्वारा निसापुर के बाजार में लाया गया, जहां काजी फखरुद्दीन अजीज कुफी ने इनको खरीद लिया। उन्होंने इन्हें अपने पुत्र के समान परवरिश दी और धनुर्विद्या और घुड़सवारी में प्रवीण किया। कुतुबुद्दीन ऐबक बाल्यकाल से ही प्रतिभा के धनी थे और शीघ्र ही अपनी सभी क्षमताओं और कुशलताएं के द्वारा इन्होंने सैन्य विद्या में महारत हासिल कर ली। स्वर में अत्यंत सुरीले थे और कुरान का पाठ करना भी सीख लिया। इन्हें बाद में कुरान खां की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। कुछ समय बाद काजी की मृत्यु हो गई और उसके पुत्रों ने इन्हें एक व्यापारी के हाथों बेच दिया, जो इन्हें गजनी ले गया, जहां मोहम्मद घोरी ने इन्हें खरीद लिया। यहीं से इनकी जीवन में एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ, जिसके अंत में वे दिल्ली के सिंहासन पर बैठे। बुद्धिमान और स्वामी भक्त थे। अपनी ईमानदारी, बुद्धिमानी और स्वामी भक्ति के बल पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद घोरी का शीघ्र ही विश्वास प्राप्त कर लिया। घोरी ने उन्हें समस्त प्रशासनिक गुणों से प्रभावित होने के परिणाम स्वरूप अमीर आखुर अस्तबल का प्रधान नियुक्त कर दिया, जो उस समय सैन्य दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण पद था। इस पद पर रहते हुए ऐबक ने गौर, बामियान, गजनी के युद्धों में घोरी का साथ दिया। 1192 में ऐबक ने तराइन के युद्ध में कुशलतापूर्वक घोरी की तरफ से युद्ध में भाग लिया। तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद घोरी ने ऐबक को भारत के प्रदेशों का सूबेदार नियुक्त कर दिया और अपने देश गौर वापस लौट गया। घोरी के वापस जाने के बाद ऐबक ने अजमेर, मेरठ आदि स्थानों पर उत्पन्न होने वाले विद्रोह पर नियंत्रण किया। 1194 में घोरी ने कन्नौज के शासक जयचंद के साथ युद्ध किया और युद्ध में ऐबक ने अपनी स्वामी की ओर से महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। 1197 में ऐबक गुजरात की राजधानी अहिल्यावाड़ के ऊपर आक्रमण करते हैं और उसमें सफलता प्राप्त करते हुए अहिल्यावाड़ को लूटते हैं। वहां के शासक भीमदेव को इन्होंने दंडित भी किया। 1202 में बुंदेलखंड के राजा परमादेव के परास्त किया। इसी तरह से कालिंजर, महोबा, खजुराहो इत्यादि राज्यों पर अधिकार कर लिया। 1205 में इन्होंने खोखर जाति के विरुद्ध मोहम्मद घोरी का हाथ बटाया या युद्ध में उनकी तरफ से भाग लिया। इस प्रकार ऐबक ने मोहम्मद घोरी की सैनिक योजनाओं को एक मूर्त रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। इसलिए भारतीय तुर्क अधिकारियों ने
उन्हें अपना प्रधान स्वीकार कर लिया और अंततः वो दास जीवन से मुक्त हुए। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद चूंकि गोरी के पास कोई उत्तराधिकारी नहीं था, इसलिए लाहौर की जनता ने मोहम्मद गोरी के प्रतिनिधि कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर का शासक नियुक्त किया या लाहौर पर राज्य स्थापित करने के लिए आमंत्रण दिया। ऐबक ने लाहौर पहुंचकर जून 1206 में उस लाहौर या गोरी के राज्य पर अपना अधिकार स्थापित करते हुए सत्ता ग्रहण कर ली। ऐबक ने अब सत्ता ग्रहण करते समय अपने आप को मलिक एवं सिपह सलार की पदवी से ही सुशोभित किया। उसने अपने नाम के न तो सिक्के जारी किए और न ही खुतबा पढ़वाया। कुछ समय बाद मोहम्मद गोरी के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन बल्बक ने ऐबक को सुल्तान स्वीकार कर लिया और ऐबक ने 1208 में अपने आप को दासता से मुक्ति प्रदान की। सिंहासन पर बैठने के समय ऐबक को मोहम्मद गोरी के अन्य उत्तराधिकारियों गयासुद्दीन महमूद, ताजुद्दीन यल्दौज, नसरुद्दीन कुबाचा के विद्रोह का सामना करना पड़ा। इन विद्रोह को शांत करने के लिए ऐबक ने कूटनीतिज्ञता का सहारा लिया और इन्हीं सभी विद्रोहियों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर इन विद्रोहों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। वैवाहिक संबंधों की स्थापना के परिणाम स्वरूप सभी विद्रोही उनके समर्थक बन गए। कालांतर में गोरी के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन ने ऐबक को सुल्तान के रूप में स्वीकार किया और 1208 में सिंहासन, छत्र, राज की पताका एवं नकारा भेंट किया। इस तरह ऐबक एक स्वतंत्र शासक के रूप में तुर्की राज्य का संस्थापक बन गया। अब हम बात करते हैं इनके शासन की। कुतुबुद्दीन ऐबक के शासन को तीन भागों में भारतीय शासन को तीन भागों में बांटा जाता है, 1191 से 1206। इस अवधि में सैनिक गतिविधियां उनके द्वारा संपादित की गई मोहम्मद गोरी के साथ में। इस समय ऐबक ने उत्तरी भारत में गोरी द्वारा विजित प्रदेशों पर नियंत्रण स्थापित किया। 1206 से 1208 तक की अवधि में उसने राज्य नीतिक कार्यों की अवधि माना जा सकता है। इसमें ऐबक ने गोरी के भारतीय सल्तनत में मलिक या सिपह सलार की हैसियत से कार्य करते हुए राज्य को सुसंगठित करने का प्रयास किया। 1208 से 1210 की अवधि में उन्होंने अधिकांश समय दिल्ली सल्तनत की रूपरेखा या उसको व्यवस्थित करने में व्यतीत किया। अब हम इनके व्यक्तित्व की बात करते हैं। व्यक्तित्व में सबसे महत्वपूर्ण गुण जो दिखाई देता है वो था दानशीलता। ऐबक को उदारता एवं दानशील प्रवृत्ति के कारण लाख बख्श की उपाधि से सम्मानित किया गया था। इतिहासकार मिन्हाज ने उनकी दानशीलता के कारण ही उन्हें हातिम द्वितीय की संज्ञा दी थी। फरिश्ता के अनुसार उस समय केवल किसी दानशील व्यक्ति को ही ऐबक की उपाधि दी जाती थी। बचपन में ही ऐबक ने कुरान के अध्यायों को कंठस्थ कर लिया और अत्यंत सुरीले स्वर में उनका उच्चारण किया। इस कारण से ऐबक को कुरान खां का नाम भी दिया गया। साहित्य, स्थापत्य कला में भी ऐबक ने महत्वपूर्ण रुचि दिखाई। उनके दरबार में विद्वान हसन निजामी, फ़ख्र-ए-मुबीदीन को संरक्षण प्राप्त था। हसन निजामी ने ताज उल मासीर की रचना की। निर्माण कार्य में फ़ख्र-ए-ऐबक ने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम तथा अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नाम की 2 मस्जिदों का निर्माण कराया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने जीवन काल में कुतुब मीनार का निर्माण कराया, शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में। निर्माण प्रारंभ कराने का श्रेय इनको जाता, लेकिन निर्माण पूर्ण करने का कार्य इल्तुतमिश को जाता है। अपने शासन काल के 4 वर्षों के बाद 1210 में लाहौर के मैदान में चौगान अर्थात पोलो खेलते हुए घोड़े से गिर जाने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। ऐबक का मकबरा लाहौर में स्थापित किया गया। इस तरह हम देखें दिल्ली सल्तनत की स्थापना में
कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया, लेकिन अपने अल्प राज्यकाल में वो दिल्ली सल्तनत को सुव्यवस्थित या व्यवस्थित रूप से स्थापित नहीं कर पाए। उसकी स्थापना या उनको सशक्त बनाने का कार्य उनके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश के द्वारा किया गया, और यही कारण है कि इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। धन्यवाद प्रिय विद्यार्थियों।